एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष। साइंस कितना इन्वॉल्व्ड है एस्ट्रोलॉजी में? साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज को निकाल कर लेकर आ रही है, वो सिर्फ रिसर्च कर सकती है। तो हमें सही एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा, वो कैसे ढूंढेंगे? जब आपके अच्छे ग्रहों की दशा चलती है, आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से मिल जाते हो। अच्छा, आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जेंजीज हैं, एस्ट्रोलॉजी इतना फेमस क्यों है इनके बीच में? हमारे पूर्वज हैं, वो वापस आ रहे हैं। आपके हिसाब से राइट एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? तो राइट एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, जिस समय पर जो रेमेडी आपके लिए काम कर जाए वही चीज राइट है। रेकी कनेक्टेड टू रिलीजन्स आल्सो? किसी रिलीजन से रेकी का कोई लेना देना नहीं है। तो आज के टाइम पे कोई इंसान अगर छल कर रहा है किसी के साथ और वो भले उसकी अच्छाई के लिए हो, तो क्या वो सही है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी छोटा सा झूठ बोलकर किसी की गृहस्थी बचाई जाए, किसी की जान बचाई जाए, तो वो झूठ का जो अंजाम है ना, वो गलत नहीं होता। रात होने वाली थी, शाम होने वाली थी, तो वो अपने चक्र से पूरा ढक दिया था उन्होंने सूरज को। कि अगर कौरव जीत जाते बाय एनी चांस, तो आज शकुनी का मंदिर होता। तो क्या कर्मा से हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है, बुरे की सजा बुरा ही मिलता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष टायर, मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं, वो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में उन्होंने बहुत साल काम किया है, काफी सारे लोगों की जिंदगी चेंज करी है। और बात जब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की आती है, तो हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं मिथ, फैक्ट्स, क्या सच होता है, क्या गलत होता है, ये सब आता है। आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम कुछ बताने नहीं वाले ऐसा कि 2026 में ये होने वाला है, 25 में ये होने वाला है, प्रेडिक्शन करने वाले हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो ये हो जाएगा। हम आज जितनी भी बात करेंगे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ये आपको रियल मीनिंग पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ साइंस। सो इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए मैं आखिर तक इसलिए भी कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी को लेके लोगों के दिमाग में जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है कि यार ये सही नहीं होता होगा, ये गलत होता होगा, ये सारी जो गलत फहमियां है वो आज इस पॉडकास्ट से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। क्या एक्चुअली रेकी हीलिंग काम करती है? क्या डिस्टेंस पे भी रेकी हीलिंग काम करती है? कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करके और कौन कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हैं? क्या फैक्ट्स हैं? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि भगवत गीता के ऊपर हम क्या सीख सकते हैं, कर्मा क्या होता है, डेस्टिनी वाकई बदली जा सकती है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट डॉक्टर आचार्य कृति शर्मा। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैम कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। वी आर ट्राइंग टू सो मेनी टाइम्स कि आप आ जाओ हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो डॉक्टर कृति, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या होती है और उसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए, ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, और ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। सिर्फ हस्तरेखा देखना नहीं आता, सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं आता, उसके अंदर फेस रीडिंग भी आती है, उसमें न्यूरोलॉजी भी आती है, उसमें टैरो रीडिंग भी आती है। तो ये पूरा ज्योतिष शास्त्र है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आ गई है और आज प्रचलित हुई है। ये पहले से ही चलती आ रही है। लोग इसके बारे में भूल चुके थे, जानते नहीं थे, और उसके सेटबैक्स भी लोगों को लगे। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे इन चीजों से उभरे। तो वापस से ये ज्योतिष शास्त्र वापस से आ रहा है, और पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इसमें, सिर्फ पंडिताई नहीं। लोग अक्सर इसको मिसमैच करते हैं। उनको लगता है कि जो कुंडली देखता है वो पंडित है। पंडिताई नहीं है, सिर्फ इसके पीछे पूरा सिद्धांत है। उसको पढ़कर हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि आज तक लोगों को यही लगता है कि शायद जो भविष्य बता रहा है वही एस्ट्रोलॉजर है, या फिर पंडित जी बता रहे हैं कि आगे होने क्या वाला है वही एस्ट्रोलॉजर है। अभी भी ऐसा होता है, लेकिन कई जगह जिन्होंने बोलते हैं कि हाँ हम एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए क्योंकि हम ये बताते हैं। तो क्या ये सच है? जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसको हम हमेशा प्रिडिक्टिव सेंस में ही देखते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली गाइडिंग फोर्स है। वो आपको गाइड करेगी कि अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हो तो यहाँ बारिश मिलेगी, छाता लेकर जाओ। यहाँ जा रहे हो तो रोड बन रही है, आप ध्यान से जाना, है ना। तो ये सब चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है। अगर हम इसको गाइडिंग टूल की तरह ले तो ये हमें ज्यादा बेनिफिट करेगी बजाय प्रिडिक्टिव साइंस के।
इवन मैं पढ़ भी रहा था कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, इंडिया से ज्यादा जो बाहर के लोग हैं, यूएस के लोग, वो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को बिलीव कर रहे हैं और वो ज्यादा बड़े लेवल पे एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हैं। ऐसा मतलब मेरे को बाद में शॉक्ड हुआ, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग प्रॉपर वे में जो मतलब चाहते हैं कि हम पूरा प्रैक्टिकल साइंस के साथ चीजों को करें, जी तो वो भी इस चीज को मान रहे हैं। तो ये एक प्राउड ऑफ वाली बात है आपके लिए भी। साइंस कितना इन्वॉल्व्ड है एस्ट्रोलॉजी में? साइंस मतलब विज्ञान, तो ज्ञान का विशेष ज्ञान है साइंस। साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज को निकाल कर लेकर आ रही है, वो सिर्फ रिसर्च कर सकती है। तो रिसर्च किस चीज पर होगी? जो चीज ऑलरेडी है। तो ये ज्ञान हमेशा से हिंदुस्तान में था, और जैसे कि आपने बोला कि फॉरेनर्स इसका लाभ ले रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी, कि बाहर से लोग आकर इस चीज का फायदा लेकर जा रहे हैं। वो लोग ऋषिकेश में इतनी दिन बैठ रहे हैं, उन चीजों के बारे में मंथन कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी क्या ही करना है, अपना काम करो, आगे बढ़ो, है ना, और हमें ग्रोथ चाहिए। तो उस लेवल पर हम जा ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा के बारे में जान पाए। एक और मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी जिस वे में हम रह रहे हैं, जिस युग में हम रह रहे हैं, जेनजीज ज्यादा हैं, और उनके साथ में काम करना, रिलेशन में आना, मतलब एक तरीके से उनके साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो आजकल जितने भी जेनजीज है जिनका ब्रेकअप हो रहा है या जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, वो थेरेपिस्ट के पास जाने की बजाय एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं कि ये हो गया मेरे साथ, इसको कैसे बेटर करें। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे आपने बोला जेनजी, तो ये ना एक जनरेशन है जो बहुत लोनली है। लोनली क्यों है? क्योंकि आप पहले के टाइम में जाओगे, 80s में जाओगे, 90s में जाओगे, तो वहां जॉइंट फैमिली का कल्चर हुआ करता था। अगर मम्मी से बात नहीं हो पा रही तो पापा से हो रही है, चाचा से हो रही है, ताए से हो रही है, दादी से हो रही है ना। तो उनको एक माहौल मिलता था, और कभी भी संस्कार बताने से नहीं आते, देखने से आते हैं। करेक्ट। अब आज की जो जेनजी है, जो आज की जनरेशन है, आप देखेंगे पेरेंट्स अपना बिजी हैं, बच्चे अपना बिजी हैं, एक दूसरे के साथ बात करने का टाइम नहीं है। ऐसे में अगर आप एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, देखिए थेरेपी बहुत सारी है, हम रेकी से भी करते हैं, साउंड हीलिंग भी करते हैं, मंत्र चैंटिंग भी करते हैं, हिप्नोसिस भी करते हैं। तो जो थेरेपीज है ना, वो ऊपर सतह को साफ करती है, लेकिन जब तक आपके मन में वो प्रश्न आ रहा है, तब तक आप ऊपर की सतह साफ करोगे, 15 दिन बाद वो फिर से गंद जम जाएगा वहां पर। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है ये बताने में कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है आपकी, और क्या ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं। क्योंकि बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता चलेगा या नहीं। अब मैं उसकी थेरेपी कर दूं कि चलो छोड़ो, वो चला गया, वो नहीं आएगा, फिर 15 दिन बाद वही चीजें आएंगी। तो उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि आपके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, और रेमेडी करके आपको क्या फायदा मिल सकता है। तो आपके हिसाब से साइकोलॉजी, थेरेपी और ये सब में ज्यादा मतलब मदद करती है या फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी? देखिए, साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी को समझकर ही हम एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज देते हैं, है ना। और साइकोलॉजी समझना सबसे पहला स्टेप है किसी भी इंसान के लिए। बट अगर आप सोचो कि सिर्फ थेरेपीज के थ्रू आप उसको हील करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक ये जो बच्चे हैं ना, जो जेनजी आप कह रहे हो, ये लॉजिकल चीजों के साथ जाते हैं। एग्जैक्टली। आप इन्हें कहोगे ना कि हल्दी केसर का तिलक लगाना है, क्यों लगाना है, तो आप थेरेपिस्ट के पास ये जवाब नहीं है। Correct. ये एस्ट्रोलॉजर के पास जवाब है कि गुरु की दशा चल रही है, केतु खराब हो रहा है, या गुरु पे गलत दृष्टियां पड़ रही हैं, तो आप ये कर लो। या एक फीमेल की हॉरोस्कोप में जुपिटर उनके हस्बैंड या स्पाउस है, तो आप जुपिटर को अच्छा कर लो। जब तक आप उनको लॉजिक नहीं दोगे, तब तक वो मानेंगे थेरेपीज नहीं। काम नहीं करे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान लिया एस्ट्रोलॉजी बहुत काम करती है, एस्ट्रोलॉजर्स काफी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। अब जितने भी ये एआई एप्स आ रहे हैं, जितने भी मतलब चैट जीपीटी टाइप के लोग जो चैट बॉट बना के उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, इस पे क्या करें, ये कितने हद तक सच है? दो चीजें हैं इसमें। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे एप्स उसको यूज कर रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे मार्केट में इतने एड्स आ रहे हैं। एक है एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये दो अलग चीजें हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम आयांश डालते हैं, सामने वाले की डिटेल्स डालते हैं, तो हमें वो सब चीजें सामने आ जाती हैं कि हम उनको प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनकी रेमेडीज निकाल सकते हैं। जो जिस एआई की आप बात कर रहे हैं ना, वो बॉट है, जैसे आपने बोला है ना। तो उसमें क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने उस कुंडली का जवाब दे दिया जो उसमें फीड है। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा और एआई ने बोला कि आपका केतु वीक है, तो डॉग्स को फीड कराना है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, रोटी दूध में डालकर बाहर छोड़ दोगे। करेक्ट। अगर आपके चंद्रमा 6, 8, 12 या शनि और
राहु से पीड़ित है तो आपका बैंड बज जाएगा जैसे ही आपने कुत्ते को दूध पिलाया। तो एआई क्लैरिफाई नहीं कर रहा चीजों को, वो मिक्स कर रहा है 3-4 चीजों को, और क्योंकि आपको उसकी समझ नहीं है आप वही काम कर रहे हो। मैं एक बहुत ही लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। मेरी एक क्लाइंट है, अभी जुड़ी है कुछ समय पहले मुझसे। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे सीधा ये क्वेश्चन पूछा, मैम मैं अब्रॉड कब जा रही हूँ। तो मैंने उनकी कुंडली देखकर पूछा, आपको किसने कहा कि आप अब्रॉड जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैम मेरी तो टिकट्स आ रही हैं, बस वो टिकट आने में दिक्कत हो रही है, अब आप बताओ मैं कब जा सकती हूँ। कई बार लोग आपको टेस्ट करने के लिए भी आपके पास आते हैं। तो मैंने उनको बोला, जी ये हॉरोस्कोप जिसका भी है वो तो फौरन नहीं जा रहा है। तो वो रोने लग गई। उसने बोला कि हमें जाना था और जिस एजेंट के थ्रू जाना है उसने 5 लाख रुपए मांगे हैं। मैंने एआई से बात करी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। एआई ने कहा आप जा सकते हो, तो मैंने वो 5 लाख रुपए उसको दे दिए। और उसकी कुंडली में योग नहीं है जाने का, और घर में किसी को बताया नहीं है उसने। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो अब ये पैसे तो वापस नहीं आएंगे आपके, है ना। तो कई बार चैट जीपीटी और एआई आपको मिसगाइड भी कर सकता है, आप रिलाई नहीं कर सकते हो। अभी इतना डेवलपमेंट नहीं आया, और मुझे लगता है कि चाहे इंसान कितना भी डेवलप हो जाए, जो ह्यूमन ब्रेन काउंसलिंग इमोशंस तो कहाँ ही ला पाएंगे, इमोशंस को समझ सकता है, वो बॉट्स नहीं कर सकते। करेक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हमें सही डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का, फॉर एग्जांपल चाहे वो मेरे करियर की बात करूं मैं, क्या कुछ किसी भी चीज़ की, तो हमें सही एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा, वो कैसे ढूंढे? क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, कौन सही है कौन गलत है पता ही नहीं है मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तुम एस्ट्रोलॉजी सीख तो रहे हो, लेकिन इससे बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसका सही समय आया होगा, है ना आप भगवान हो, ना मैं भगवान हूं, ना भगवान जवाब दे सकते हैं। तो जिस समय आपके अच्छे चीजों के फल मिलने होते हैं, जब आपके अच्छे ग्रहों की दशा चलती है, आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से मिल जाते हो किसी के रेफरेंस के थ्रू, जो आपको अच्छी जगह ले जाते हैं। और जब आपका दशा खराब होती है तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आप किसके रेफरेंस से जा रहे हो, क्या उसको फायदा हुआ है, या आप सिर्फ एआई को कंसर्न कर रहे हो, या और बहुत सारी सॉफ्टवेयर पे जा रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके रेफरेंस से जा रहे हो और आपका वक्त कैसा चल रहा है। तो कभी भी आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो तो उससे ये जरूर पूछो मेरा आने वाला टाइम अच्छा है या नहीं है। तो मैम आजकल मैं जितने भी इंस्टाग्राम जब खोलता हूँ तो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है मेरे को कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो ये कर लो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तो 4 बार आप गर्लफ्रेंड बोल दो, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर सलमान खान की डेथ इस टाइम पे हो जाएगी। ये 3-4 चीजें जो मैं रेगुलरली सुनता हूँ इंस्टाग्राम पे, और वो एस्ट्रोलॉजर्स ही होते हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो मैं बताती हूँ आपको, 2 तरीके के लोग हैं दुनिया में, है ना। एक वो लोग हैं जो गूगल से पढ़कर या बुकिश नॉलेज लेकर आपको कंसल्ट कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करके आए हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस है, उन्होंने केस स्टडीज करी है। जैसे आप इंटर्नशिप जरूरी होती है ना डॉक्टरी करने के लिए, किसी भी चीज के लिए इंटर्नशिप जरूरी होती है। वो इंटर्नशिप क्या है, आप केस स्टडीज करो, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। तो इसी बात पर मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं किसी के घर वास्तु करने गई, तो जब हम जाते हैं कहीं पर विजिट पे जाते हैं तो आंखें हर तरफ दौड़ाते हैं कि हाँ क्या हो रखा है घर के अंदर। तो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में शीशा लगा हुआ है, एक यंत्र रखा हुआ है, मंदिर के अंदर श्री यंत्र है। तो मैंने उनसे पूछा आपने किसी को कभी कंसल्ट किया है? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं ना, मेरे को पढ़ने का शौक है और मैं बुक से पढ़कर और गूगल से पढ़कर ये जो मेरे को समझ में आया मैंने कर लिया, लेकिन अब हम 3 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मैंने उनकी कुंडली मांगी। कुंडली में राहु की दशा चल रही थी और राहु किसी ऐसे भाव में बैठे थे जो दिक्कत है। तो मैंने उनको बोला आपके घर में वॉशरूम कहाँ है? कह रही मैम वॉशरूम की परेशानी है, अभी 4-5 महीने पहले ना हमने वॉशरूम तुड़वाया है। तो जैसे ही मैंने उसको वो क्वेश्चन किया तो प्रॉब्लम वॉशरूम से आ रही थी, प्रॉब्लम राहु से आ रही थी। तो आप जितना मर्जी काम कर लो, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छी चीज करी कि वॉशरूम तोड़वा लिया और नया बनवा लिया। और नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम था, उसने मुझे ये भी बताया कि मैम नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था, वो हमने हटा दिया, लेकिन अभी नहीं हटाना था वो। तो जब हमारे पास केस स्टडीज होती हैं तब हम आपको बेहतर गाइड कर पाते हैं। वो जो आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो ना, वो फॉलोअर्स के लिए अच्छा है, वो व्यूअरशिप के लिए अच्छा है, लेकिन एक अच्छा कंसल्टेंट वही है जो आपके बिना बताए आपकी नर्व्स पकड़ ले कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको उनके पास जाना चाहिए। आपके हिसाब से राइट एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखिए जिसको जितना ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है
है ना, जिसको जितना ज्ञान है वो उतनी सतह पर रहकर बात करता है। जिसको वैदिक का ज्ञान है वो वैदिक को मांगता है, जिसको लाल किताब का ज्ञान है वो लाल किताब मांगता है, जिसको नाड़ी नक्षत्र का ज्ञान है वो उससे मांगता है। तो राइट एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, जिस समय पर जो रेमेडी आपके लिए काम कर जाए वही चीज राइट है। क्या मैम एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस फेल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, अगर आपने गणना ठीक नहीं करी है तो बिल्कुल गलत हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, ओके पर गणना करने वाला किस एस्पेक्ट पे लाकर उसको कर रहा है, देख रहा है उसको, वो गलत और सही हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है। अच्छा, आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जेंजीज हैं, एस्ट्रोलॉजी इतना फेमस क्यों है इनके बीच में? क्योंकि या तो मजाक बन गया है वो कि इतना ऐसे ऐसे हो सकता है, और या तो जब लोग बहुत ही परेशान हैं, रो रहे हैं, ब्रेकअप हो गया, तब जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, आप ही की बात से मैं बात निकालूंगी। लोगों का ब्रेकअप भी हो रहा है ना, परेशान भी हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हैं। आजकल आप देखोगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, भजन क्लबिंग आ रही है, हाँ, है ना। तो जहां पर ये लोग परेशान है वहां पर इनको सोल्यूशन भी चाहिए, करेक्ट। मर्जी से परेशान नहीं हो रहे, और इसमें फंसे हुए हैं ना, एक लूप में फंसे हुए हैं। अब देखो, मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि हमारे पूर्वज वापस आ रहे हैं। आप अगर जाएंगे 80s में या लेटर 80s में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे एक सेगमेंट, 50% सेगमेंट ऐसा था जो बोलता था सब कर्म है, कुछ नहीं रखा, ना वास्तु में कुछ रखा है, ना कुंडली में कुछ रखा है, हम बस कर्म करेंगे। 50% लोग ऐसे थे जो कहते थे हाँ, कर्म में हम कर्म करेंगे तो हमें हमारी डेस्टिनी बदल सकती है, हमें एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। अब क्या हुआ, उस जमाने में, जैसे मेरे टाइम में भी हम लोग स्कूल में होते थे, तो मुझे याद है मैं गायत्री मंत्र करके जाती थी या सरस्वती मंत्र करके जाती थी। तब मेरे साथ फ्रेंड्स थी जो मेरा मजाक उड़ाती थी। आज के टाइम में जब मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ, बच्चों की कंसल्टेंसी करती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ आपको हल्दी केसर का तिलक लगाना है माथे पर, आपको येलो धागा पहनना है हाथ में, है ना, आपको सूर्य अर्घ देना है, आपको शिवजी पर जल देना है। तो वो बच्चे करते हैं जो हमारे टाइम में भी नहीं करते थे। यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो वापस आ रहे हैं अपने संस्कार और अपनी क्रियाओं को लेकर। तो जेनजी को समझाना बहुत आसान है, जो इंसान सरेंडर भाव में आ रहा है ना आपके पास, उसको गाइड करना बहुत आसान है। तो जैसे मैंने आपको बोला उनका ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, वो कर्मास हैं, वो तो उनके, वो हर रिलेशनशिप पे कर्मा पे बेस्ड है, लेकिन आजकल वो स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज को मानते हैं कि वो विश्वास करते करते ना लोगों पे थक चुके हैं। अब उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनको उनकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सके, तो इसीलिए आजकल ये बहुत कॉमन है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 2026 के बारे में, कि 2026 में ट्रेंड क्या होगा एस्ट्रोलॉजी का? देखो, एस्ट्रोलॉजर्स और ऑकल्ट का बहुत बड़ा सेगमेंट आने वाला है 26 ऑनवर्ड्स, और आप 2030 तक जब जाएंगे ना, आप देखेंगे कि हर इंसान इस विषय में कुछ ना कुछ पढ़ाई कर कर बैठा है, चाहे वो ध्यान के बारे में जानकर बैठा है। जैसे आप अभी आप कह रहे हो ना, फॉरेनर्स पागल है इन सब चीजों के लिए, आप देखेंगे हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये कल्चर आएगा, रिवाइव होगा, और सो कॉल्ड जो हम जेनजीज कह रहे हैं ना, यही रिवाइव करेंगे इसको। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले पढ़ाई में या फिर बुक्स में भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आने लग जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए। देखो, ये ना, आप इसको सिर्फ कुंडली से सीमित मत करो, रेकी भी आता है इसके अंदर, इसमें एनर्जी हीलिंग भी आती है, इसके अंदर थीटा हीलिंग भी आती है। तो जो देखो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 5 सेंसेस के बारे में हमें पढ़ाया गया तो वो डेवलप हो गई, 6th सेंस भी हमारे अंदर ही है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, उसको पॉलिश ही नहीं करना चाहते हैं। आने वाले समय में एनर्जी साइंस से जब लोग पॉलिश हो जाएंगे तो 6 सेंस के साथ ही काम करेंगे। ये जो एआई चल रहा है ना, ये यूआई में कन्वर्ट होने वाला है। जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे यूआई यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो लोग यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कांटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली उनको उनके जवाब मिलेंगे। डन। एक अलग सेगमेंट पे आगे बढ़ते हैं मैम। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने आपसे पूछा, नाउ आई वांट टू नो अबाउट रेकी हीलिंग। मैं काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ कि कभी कभी रैंडमली आ जाती हैं कि कोई इंसान कोई किसी की हीलिंग कर रहा है और वो इंसान फूट फूट कर रो रहा है ना, वो याद करके रो रहा है, या फिर उसको रियलाइज हो रहा है कि ये हीलिंग से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही रेकी हीलिंग है क्या? रेकी ना एक प्रोसेस है, पहले हमें इसको समझना होगा। जैसे हम बोलते हैं ईश्वर कण कण में है, यूनिवर्सल एनर्जीज हर जगह है, साइंस प्रूफ कर चुकी है, क्वांटम फिजिक्स इसको प्रूफ कर चुकी है। अब होता क्या है, अगर वो कण कण में है तो हम उससे बात क्यों नहीं कर पा रहे, हम उसको डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे, हम उसके मैसेजेस को समझ क्यों नहीं पा रहे, क्यों इतने हेल्थ इश्यूज है, क्यों गरीबी है।
अगर वो कण कण में है तो रेकी एक प्रोसेस है जो आपको चक्रा हीलिंग के थ्रू, साउंड हीलिंग के थ्रू आपको उस प्रोसेस में लेकर जाता है कि आप वो मैसेजेस डिकोड करने लगते हो, जिसको हम इंट्यूशंस कहते हैं, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं, है ना। अब जैसे रेकी की अगर बात करें और आप कह रहे हो जैसे जेंजीज फूट फूट कर रोते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होता है। जो रेकी मास्टर है या जो भी एनर्जी मास्टर है जो आपको हीलिंग दे रहा है, किसी भी थ्रू वो हीलिंग दे रहा है, वो आपके कोर में जाते हैं। वो पहले आपसे सारी बातें करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपके कोर में जाते हैं और पर्टिकुलरली उस चक्रा को हिट करते हैं जहां पर वो प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही वो चक्रा हिट होता है वैसे ही उनके सारे इमोशंस निकल कर आते हैं। और जब मैं भी हीलिंग करती हूँ तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो आपने रुकना नहीं है। हंसने का मन करे हंसो, नाचने का मन करे नाचो, क्योंकि जब तक आपका अंदर के भाव निकल कर नहीं आएंगे वो क्लेंजिंग नहीं होती। सो इज रेकी कनेक्टेड टू रिलीजन्स आल्सो? किसी रिलीजन से रेकी का कोई लेना देना नहीं है। रेकी एक यूनिवर्सल फैक्ट है और रिलीजन बहुत ही अलग है। रिलीजन आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने आत्मा तो सबको एक ही दी है ना। तो ये आत्मा पर काम करता है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी ज्योतिष शास्त्र का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। आप खुद एक रेकी हीलर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेकी हीलिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है? रेकी हीलिंग का सबसे बड़ा मिथ है कि जो रेकी करता है उसके ऊपर सारी बलाएं आ जाती हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा मिथ है। और जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं उनको क्लासेस देती हूँ, तो वो सबसे पहला सवाल हर बैच में मेरे पास ये होता है कि मैम किसी को कुछ करने से हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आ जाएगा? ये सबसे बड़ा मिथ है। तो मैं आपके थ्रू ऑडियंस के साथ भी यही कनेक्ट करना चाहती हूँ कि देखो ये एक एनर्जी है। जैसे ब्रह्मांड में आपने ये सेटअप बनाया होगा, है ना, आपने इसमें सर्किट्स डाले हुए हैं हर जगह, जहां पर आप स्विच बोर्ड लगाओगे वहां से बिजली आनी शुरू हो जाएगी। तो ईश्वर ने भी हमारी बॉडी में वो हर जगह सर्किट्स फिक्स करके भेजे हैं। हमारे 7 चक्रास हैं, हमारी नाड़ियां हैं, ये सब उन्होंने करंट डालकर भेजा है। रेकी क्या करता है, उसको चैनलाइज कर देता है, उस एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, उस बटन को प्रेस कर देता है। तो अगर आप लाइट जलाना चाहो, उसी कनेक्शन से लाइट जल जाती है, उसी कनेक्शन से पंखा चल जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद एनर्जी रिसीव करना भूल जाते हो और लोगों को देना शुरू करते हो ना। ऐसा नहीं है कि लोगों पे प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि आपको हर समय अपने आप को क्लेंस रखना बहुत जरूरी है। हर समय मेडिटेशन करना जरूरी है, हर रोज की, मतलब, है ना। और उस एनर्जी के साथ चैनलाइज होना जरूरी है। तो वो ब्रह्मांड से आती रहेगी और आप एक ट्रांसमीटर का काम करते हो, आपके थ्रू बाहर जाती रहेगी। अच्छा मैम, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको लगता है कि रेकी और एस्ट्रोलॉजी साथ में काम कर सकती है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। रेकी हीलिंग आप बैठा के किसी को हील कर रहे हो और एस्ट्रोलॉजी आप बस एडवाइस दे रहे हो कि ये कर लो, रेमेडीज ले लो। कैसे पॉसिबल है? मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास इसका भी लाइव एग्जाम्पल है। देखो, एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कैसे करेगी? थ्रू रेमेडीज। हाँ, बहुत जगहें ऐसी हैं जहां पर आप रेमेडी कर ही नहीं सकते। आप कनाडा चले जाओ, आप वहां कुछ दबा नहीं सकते, वो बर्फ जमी रहती है आधा टाइम। इंसान को तो आज रेमेडी की जरूरत है ना, तो मैं उसको कब क्या बोलूं कि 6 महीने बाद जब तुम्हारी बर्फ सूख जाएगी तब काम करना। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, विपरीत सर्कमस्टांसेस है ना? मैं बारिश का पानी रखवाना चाहती हूँ, बारिश ही नहीं हो रही है वहां पर, है ना। तो हर जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमें उसकी रेमेडी निकालनी पड़ती है। और अगर सामने वाला, अब जैसे आप हो, आप किसी की रेमेडी जानना चाहते हो मुझसे और आपको पता है कि वो बंदा कुछ नहीं करने वाला, आप बोलते हो मैम ऐसा कुछ बता दो कि मैं कर दूं, वो बंदा नहीं करेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसे में रेकी हीलिंग काम करती है। हम डिस्टेंस लेवल से सामने वाले को, हमें पता चल जाता है कि उसके ये दशाएं चल रही हैं, उससे रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, उसके चक्रा से रिलेटेड हम उसको डिस्टेंस हीलिंग भेजते हैं और वहां पर हीलिंग काम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ऐसा इंसान है जिसको रेकी हीलिंग की एक्चुअली नीड है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जितनी भी ऑडियंस मुझे सुन रही है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रेकी नेसेसिटी है आज की डेट में। आप देख रहे हैं कि बीमारियां एक से एक आती जा रही है ना। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं जो पहले कभी भी नहीं होती थी। उनके अभी जैसे मेडिसिन भी नहीं बनी, कुछ प्रॉब्लम्स, हाँ, है ना, कुछ चीजों की मेडिसिन भी नहीं है, कुछ चीजें सेल पे काम करती है। आपने सुना होगा चिकनगुनिया आया था,
दवाइयां खा खा के लोग पागल हो गए, लेकिन आज तक उनकी हड्डियों से वो गया नहीं है, उनको अर्थराइटिस है या बोन्स में पेन है। तो रेकी जो है वो सेल लेवल पर जाकर काम करती है, वो ब्लड में काम नहीं करती। तो इसलिए रेकी सबको सीखनी चाहिए, और ये नीड ऑफ द आवर है, ये कोई लग्जरी नहीं है कि हाँ यार हमने, जब मैंने की थी तब इतनी कॉमन नहीं थी ये। कोविड के टाइम पे भी मतलब हाँ। ऐसा कर सकते थे क्या? जी बिल्कुल, कोविड के टाइम पर और आने वाला जो सिनेरियो है, यहाँ पर हमें हीलिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अपने अंदर वो शक्तियां, और जब भगवान ने आपको उस लायक बनाकर भेजा है तो क्यों ना उसको चैनलाइज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। एक और चीज है मैम, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान, हो सकता है जिसने ढंग से पढ़ा हो वो सही बोलता हो, बट कहीं ना कहीं हर एस्ट्रोलॉजर अलग चीज बोलता है। जी। ये मैंने बहुत ज्यादा फेस करा है कि अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ तो वो अलग चीज बोलते हैं, ये अलग बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में एकता क्यों नहीं है चीजों को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज इंसान सॉल्व करने के लिए जा रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम चाहते हैं कि आपके पास आकर हम लोग सॉल्यूशन की ओर ओरिएंट बने, बट अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो वो अलग बता रहा है, ये अलग बता रहा है, उसके बाद खुद ही डरा रहे हैं हमें। ये क्या प्रॉब्लम है? एस्ट्रोलॉजर की अगर बात करें और एकता की बात करें, तो सबका ज्ञान अलग अलग है ना। ये कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि सारे जने एक ही बात बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हो तो जरूर अपने सिम्टम्स चेक करवाओ, कि आपकी पत्री को देखकर, आपकी हॉरोस्कोप चार्ट को देखकर वो आपके पास्ट के बारे में क्या बता सकते हैं। आपका जन्म इस जगह पर हुआ था, आपके घर में ये सब है। जब वो सिम्टम्स मैच करते हैं, मैं अपनी हर कंसल्टेंसी में, अपनी हर काउंसलिंग में पहले पास्ट मैच करती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप आगे बढ़ो, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और उसकी रेमेडी करते हो 2 महीने, तभी तो आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर पे स्विच करते हो, तब तक आपकी दशा या अंतरा बदल चुका होता है। तो जो दूसरा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको दूसरे अंतरे के बारे में बता रहा होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सामने वाले ने तो मुझे ये बोला था। ट्रांजिट बदल जाता है, बुध और मंगल तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं ट्रांजिट में, तो उनकी दशाएं देखकर भी एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं। तो अगर आपको जज करना है उनको, तो पहले अपने सिम्टम्स मैच कराओ उनसे, फिर आगे प्रेडिक्शंस के लिए जाओ। अगर मैं आपसे अब बात करूँ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी वे पे, तो जेंजीज जितने भी हैं या फिर जितने भी अब लोग जो आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे जितना मैं देखता हूँ, अगर कोई इंसान मंदिर नहीं जा पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो रील पे हनुमान जी की या किसी की फोटो आ गई है उसको लाइक कर दे रहा है, तो वो एक तरीके से उसको लग गया कि हाँ मैं मिल लिया भगवान से। तो ये जो भगवान से डिस्टेंसिंग हो गई है थ्रू ऑफ सोशल मीडिया, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये मनस्थिति है ना। ये ना, एक तो एआई का रोल प्ले भी है इसके अंदर बहुत बड़ा, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ये मैसेज 15 लोगों को भेजो, आपको भी पता है कि काम नहीं बनना, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हो, आपको लग रहा है चल यार ये भी करके देख लेते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हेड स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों मेडिटेशन करें। मेडिटेशन सिर्फ प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, मेडिटेशन आपको अच्छा फोकस देता है और दुनिया में क्या चीज उठानी है उस चीज का विजडम देता है। तो ये वो आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहे हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा और रुक कर सोचना पड़ेगा। और यही वो समय है जब आप रुक कर अपने आप को एनालाइज कर सको कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। आज की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं महाभारत से हम ऐसा कौन सा एडवाइस लें, लर्निंग लेसन लें, जिससे हमारी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व कर सकें? महाभारत की अगर आपने बात करी, तो आप जानते हैं महाभारत हुई क्यों थी? द्रौपदी। हाँ, सब लोग यही जानते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करूंगी और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको इसका प्रमाण दूंगी। प्लीज। देखो, हम सब सोचते हैं कि ये हक की लड़ाई थी, हाँ। है ना? महाभारत एक हक की लड़ाई थी। सबसे पहली चीज तो थी कि द्रौपदी ने बोला था अंधे का पुत्र अंधा, हाँ। है ना। गिर तो कोई भी सकता है, आप और मैं भी गिर सकते हैं, कोई सामने बैठ के हंस लेता है, कोई आके उठा लेता है। तो जब द्रौपदी ने ये बोला अंधे का पुत्र अंधा, तो दुर्योधन ने भी इसे मन से लगा लिया, है ना। तो यहाँ पर वाणी खराब हो गई। अगर वो ये शब्द ना बोलती तो ये बात कभी आगे ना बढ़ती। तो शब्द क्या है? बुध। आपकी वाणी खराब हो गई, यानी कि यहाँ पे बुध इम्पैक्ट हो गया। अब दुर्योधन भी सोच सकता था चल छोड़ यार, बोलने दे, जैसे हम बोलते हैं कि यार आगे बढ़ो, बोलने दो लोगों को, लेकिन उसने भी ये नहीं सोचा। उसने कहा कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसका पराक्रम
हर्ट हो गया, उसकी ईगो बढ़ गई, उसका क्या खराब हो गया? बुद्धि। बुद्धि अगेन बुद्ध है ना। तीसरी चीज क्या हुई? पासे, है ना। तीसरी चीज महाभारत में आती है पासे। आपने सब कुछ हार दिया। पांडव एक ऐसी स्थिति में थे जहां उन्होंने सब कुछ हार दिया। अब जब आप हार जाते हो, आपके ऊपर कर्जा है, फॉर एग्जाम्पल हम आज की भाषा में सोचते हैं आपके ऊपर कर्जा है, तो आप मेंटली बहुत ज्यादा लो हो जाते हो, यानी कि चंद्रमा डाउन हो गया। हम्म। अब उन्होंने अपनी बीवी लगा दी दाव पे। कौन लगाता है बीवी? सही बात है। आज की डेट में भी, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब विजडम अपने हाई लेवल पर था। आज की डेट में भी कौन लगाता है बीवी को दाव पे? यानी कि चंद्रमा खराब होने से बुध की खराबी हो गई, चंद्र बुध का साथ मिल गया। चौथी चीज क्या हुई? जमीन नहीं दी उन्होंने, है ना। पराक्रम पे बात आ गई। कृष्ण जी बात करने गए उनसे कि भाई सुई के बराबर, नोक के बराबर भी नहीं देंगे। अब वहां पर पराक्रम हर्ट हो गया, किसका? कृष्ण जी का। वहां पर मंगल राहु बन गया, अंगारक योग बन गया। अब ये सारी चीजों को अगर मैं आज की जनरेशन में देखूं, और आप कहते हो कि हमें मैसेज दिया जाए महाभारत से क्या मिलता है, तो महाभारत का सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि किस समय पर क्या बोलना है उसकी समझ हमें होनी चाहिए। डिप्लोमेसी अगेन। या आप मुझे बोलते हो आज के जमाने में कि लोग मैनिपुलेटिव हैं, तो वो डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन के बीच में फर्क हमारी बुद्धि और वाणी से आ सकता है। तो आज की जनरेशन के जो लोग हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि अपनी वाणी पर संयम रखो। ऐसा नहीं कि आपने चुप रहना है, जहां गलत देख रहे हो, क्योंकि भीष्म पितामह चुप रहे थे तो उनको शैया पे लिटा दिया था, है ना। तो जहां आपका विजडम है बोलने का, वहां बोलो, लेकिन क्या बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, वो आपको बहुत ही ध्यान से सोचना होगा। और किस समय पर कैसा एक्शन लेना है। हर समय रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए यूनिवर्स को। जैसे कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि श्री कृष्ण को हमेशा ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक हैं और मास्टरमाइंड हैं और लोगों को समझाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसमें हर बात में कुछ ना कुछ छुपा होता है जो लॉजिक होता है। सो अगर कोई इंसान ऐसा बनना चाहता है तो वो क्या फॉलो करे? देखो मैं इसमें आप ही के सवाल से लूंगी। आपने बोला कि श्री कृष्ण स्ट्रैटेजिक थे, है ना। तो शकुनी भी स्ट्रैटेजिक था। यहाँ पर पांडवों के साथ जो कृष्ण की भूमिका थी वो शकुनी की वही थी। शकुनी की कौरवों के साथ थी। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कर्म दोनों सेम कर रहे हैं। उनका काम है अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना, पहले समझाना और फिर स्टैंड लेना, जो कि श्री कृष्ण ने बखूबी किया। अच्छा, अगर हम छल की बात करें कि शकुनी ने वहां छल किया, तो श्री कृष्ण ने भी मैनिपुलेशन तो करी। ऑफ कोर्स लास्ट में जब रात होने वाली थी, शाम होने वाली थी, तो वो अपने चक्र से पूरा ढक दिया था उन्होंने सूरज को। फिर छल करा, उसके बाद भी काफी छल कर रहे थे उस रणभूमि में। तो छल हुए। देखो यहाँ पर ना, मैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगी, पर फिलहाल जैसे आपने पूछा कि उनका स्ट्रैटेजिक माइंड था। देखो कर्म एक ही हो रहा है लेकिन इंटेंशन अलग है। शकुनी की इंटेंशन थी ईगो, बदला लेने की। उसके पीछे पूरा इतिहास है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। तो उसकी इंटेंशन थी बदला लेने की, लेकिन कृष्ण की इंटेंशन थी कि मैं अपने लोगों को कैसे बचा लूं। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और अगर सामने वाले को अंग्रेजी समझ आती है तो मैं हिंदी में बात करूंगा, उसको समझ नहीं आएगी। उसको छल की भाषा समझ आती है तो हमें भी छल से ही उसको पार पाना पड़ेगा। और आज की डेट में भी वही मैंने आपसे पिछली बारी बोला कि रिएक्शन जरूरी नहीं है, रिस्पॉन्ड करना है सामने वाले को, आत्म मंथन करके सामने वाले को जवाब देना है। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, वो नहीं करना। हमें रिस्पॉन्ड करने की कला आनी चाहिए। तो वैसे भी अगर कौरव जीत जाते बाय एनी चांस, तो आज शकुनी का मंदिर होता है ना। हम शकुनी की पूजा कर रहे होते। सही बात। अगर वो जीत जाते, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना पूरा जोर लगाया और गीता में उन्होंने यही बताया कि कर्म क्या है, और कर्म योग पूरा चैप्टर है कि हम सिर्फ गलत काम करके गलत कर्म नहीं करते, हम गलत इंटेंशन से भी गलत कर्म बना लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के टाइम पे, जैसे श्री कृष्ण ने काफी छल करे उस टाइम पे, तो आज के टाइम पे कोई इंसान अगर छल कर रहा है किसी के साथ और वो भले उसकी अच्छाई के लिए हो, तो क्या वो सही है? छल किसे कहते हो आप? मैनिपुलेशन, है ना। आप देखो गीता में लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी छोटा सा झूठ बोलकर किसी की गृहस्थी बचाई जाए, किसी की जान बचाई जाए, तो वो झूठ का जो अंजाम है ना, वो गलत नहीं होता, क्योंकि आपकी इंटेंशन उसके पीछे अच्छी है। वहीं पर आप सच बोल के किसी का घर उजाड़ दो, किसी
किसी के बच्चे को उससे अलग कर दो, वो गलत है। वो गलत है। मैं यहाँ पर एक स्टोरी भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि एक बार एक पंडित जी आ रहे होते हैं, कर्म कांड करके आ रहे होते हैं, किसी की पूजा करवा के आ रहे होते हैं, और उनके सामने से गाय भागती हुई जाती है। तो उनको लगता है पता नहीं क्यों भाग रही है, पीछे से कसाई जा रहा होता है उसके पीछे। तो वो कसाई आता है, पंडित जी को पूछता है कि पंडित जी आपने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा है? अब पंडित जी दुविधा में फंस जाते हैं कि भाई अगर मैंने बता दिया तो ये कसाई है, इसको मार देगा, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा तब खराब होता है। तो पंडित जी ने बोला जो देख सकता है वो बता नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। तो वो कसाई सोचता है ये इसको छोड़ो, है ना। तो उस पंडित ने मैनिपुलेट किया वहां पर चीजों को। उसने कहा जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। तो यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। मॉरल्स, जिस मॉरल और एथिक की आप बात कर रहे हो, वो एक रोड मैप है। वो हमें बचपन में बताया गया कि बेटा ये 2 रास्ते हैं इस जगह पे पहुंचने के, तो हमें अच्छाई के रास्ते से आगे जाना है ना, ये रास्ता नहीं चाहिए। लेकिन आपने उस समय बताया कि ये रास्ता अच्छा है, अगर इस रास्ते पे गड्ढा है तो, अगर इस रास्ते पर अब डेडलाइन आ गई है, ब्रेक लग गया है, तो आप थोड़ा सा तो टर्न लोगे ना। वो थोड़ा सा टर्न ही मैनिपुलेशन है। तो अगर आप झूठ बोल रहे हो, जिसको मैं कहूंगी आप मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन वो किसी के फेवर में है। अब मैं एक बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा, मैं उसको बोलती हूँ बेटा तू ये 5 क्वेश्चन पढ़ ले, तेरे 80% आ जाएंगे। वो इसी माइंडसेट के साथ पढ़ेगा कि मुझे 80% लाने हैं, और अगर उसके 80 आ जाते हैं तो मेरे को पाप चढ़ेगा कि नहीं, है ना। तो मैनिपुलेशन का काम सिर्फ इतना है कि आपको डायरेक्शन दिखा सके। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो मैनिपुलेशन गलत है, पर अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो मैनिपुलेशन। अगर इस पे मैं बात करूं, किसी की इंटेंशन खराब है, फॉर एग्जांपल उसका कर्मा गलत है, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद उसका कर्मा ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी डेस्टिनी लिख गई है कि इसके साथ बुरा होना है, तो क्या कर्मा से हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? कहीं ना हम सब कर्मों के आले दुआले ही घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं ना। और कर्मों की शास्त्र की बात करूं मैं आपको, तो 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। सबसे पहले तो संचित कर्म, उसके बाद प्रारब्ध, उसके बाद क्रियामाण। तो जिन कर्मों की आप बात कर रहे हो ना कि किसी इंसान से हो गई गलती, है ना, और उस समय तो उसने जान के किया, लेकिन अब वो रियलाइज कर रहा है कि उससे वो गलती हो गई है, अब वो क्या करे। तो कभी भी कर्म थ्योरी में कभी भी अच्छा और बुरा माइनस नहीं होते। अच्छे की सजा, अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है, बुरे की सजा बुरा ही मिलता है। तो जो वो कर्म कर आया, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, है ना, जो वो कर आया उसकी सजा उसको मिलना निश्चित है। वो कितने भी अच्छे काम कर ले उसको नहीं ढक सकता। लेकिन अगर वो अपने क्रियामान कर्म अच्छे कर ले, अभी के कर्म अच्छे कर ले, तो उसका इम्पैक्ट उसको उतना हिट नहीं होगा, है ना। बारिश आनी लिखी है तो आएगी, पर छाते में आप थोड़े से प्रोटेक्टेड रहोगे। तो इसलिए हर समय अच्छा कर्म करना जरूरी है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बोला कि बेटा जितना अच्छा कर्म हो सको करो, क्योंकि पता नहीं अनजाने में हम क्या कर चुके हैं। जब उसकी भरपाई करनी पड़ेगी तो एटलीस्ट अच्छे कर्म सामने आ जाए। आप देखते हो ये जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, लोग पाल रहे हैं, है ना, ये स्ट्रीट पे भी घूम रहे हैं और ये एसी कमरों में भी घूम रहे हैं, तो कर्म तो इनके भी है ना। लेकिन आप सजा मिली आपको कि आप जानवर बने, मनुष्य योनि नहीं मिली, लेकिन बनकर भी आप कहाँ घूम रहे हो वो डिपेंड करता है। ये अच्छाई और बुराई का फर्क है। इस पॉडकास्ट से मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अर्जुन पूरे रण में, या फिर वैसे बहुत ज़्यादा समझदार थे, शक्ति थे बहुत, उनके साथ 5 भाई थे, किशन जी थे ऑफ कोर्स, फिर भी कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थे चीज़ों को लेकर कि मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या लूं। और आजकल हर एंटरप्रेन्योर या फिर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे क्या स्टेप लेना है इसी से परेशान होते हैं। कहीं वो स्टेप गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए। उस पॉइंट पे उनके पास उनका सारथी, उनका माधव कभी कभी नहीं होते हैं, तो उस पॉइंट पे वो क्या डिसीजन ले ताकि वो सही रहे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, अर्जुन की मनस्थिति समझो आप। ठीक है, वो उसके पास सारी चीजें थी, है ना, उसके पास टैलेंट था, उसके पास उसकी धनुष की विद्या थी, उसके सारथी थे, बट आप उस इंसान की मनस्थिति समझो। देखो, जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, तो हमें पता होता है सामने वाले को मार के आना है, हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका इमोशन क्या था? मोह। उसने कहा मेरा भाई खड़ा है। तो जब उसने कृष्ण जी से कहा कि माधव ये जो सामने खड़े हैं ये मेरे अपने हैं, तो कृष्ण जी ने कहा अगर ये तेरे अपने हैं तो ये सामने क्यों खड़े हैं? ये साथ होने चाहिए थे तेरे। सही बात है। तो अगर तू इनको नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे।
तो कर्म तो करना पड़ेगा यहाँ पर। और उन्होंने जिस तरीके से उसको उस जगह से निकाला, आप देखो आपके सामने आपका भाई खड़ा है, भाई छोड़ो भाई की लड़ाई होती है, आपके गुरु खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं। और पता है कहीं ना जब आप अकेले पढ़ते हो और 100 लोग 150 लोग आपके सामने खड़े हैं, तो आपको अपने ऊपर शक होने लगता है कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, 150 लोग गलत थोड़ी ना हो सकते हैं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो उस मनस्थिति से श्री कृष्ण ने उनको उसको निकाला है ना। आज की स्थिति में भी हम बोलते हैं आप भगवत गीता पढ़ो, या फिर जिसने पढ़ी है उसके साथ बैठो। आज की जनरेशन में बहुत जरूरी है कि आप गीता का ज्ञान ले सको और इन चीजों को ओवरकम कर सको। आप ये कहना बड़ा आसान है, आज मैं आपके साथ बैठी हूं, आपके गुरु आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप युद्ध कर सकते हो उनसे? ऐसे ही श्री राम ने भी अपने गुरु का ही तो धनुष तोड़ा था। इतनी बड़ा काम, इतना बड़ा काम। और ये जो विजडम है ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी दे सकती है, ये कोई रिलीजन नहीं दे सकता। रिलीजन सिर्फ बांटने का काम करते हैं। ये जो मोक्ष की तरफ जाना है, या ये जो एक पीसफुलनेस है, या एक टफ डिसीजन लेना है, ये तभी हो सकता है जब आप मेंटली और फिजिकली उसके लिए प्रिपेयर हो। तो कृष्ण जी ने उसको बार बार, क्योंकि कृष्ण जी बहुत हेडस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने सारी कोशिश करी। उन्होंने कहा, वो कौरव के पास भी गए, उन्होंने कहा जमीन दे दो, बैठ के बात कर लेते हैं, ले गए थे, हाँ। सारी चीजें करी उन्होंने, लेकिन जब कहीं से कोई नहीं आया तो श्री कृष्ण ने कहा अब तो युद्ध होगा। तो आप, मैं जेनजीज के लिए, या जो भी लोग मेरी ऑडियंस है जो सुन रहे हैं और जो कर्म कर रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो सही है या नहीं, तो वो गीता को जरूर पढ़ें। उसके अंदर कर्म योग बताया गया है, और वहां पर श्री कृष्ण ने कहा है कि जो उस समय की जरूरत है वही काम करो, चाहे वो इमोरल है, आपको लग रहा है ये आपका पर्सपेक्टिव है या ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है कि वो काम इमोरल है, लेकिन मेरा काम ही उससे बन रहा है, तो हर वो काम करो जो उस समय की जरूरत है। और अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं। सो मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे फिर यही रहेगा कि क्या महाभारत से हम ये सीखते हैं कि आजकल की जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है, मॉडर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम करें या कैसे सही करें, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि महाभारत आज भी है कुछ घरों में, है ना, फैमिली पॉलिटिक्स के थ्रू। तो अगर हम महाभारत में जाएं तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक मिलती हैं। जैसे हमने देखा धृतराष्ट्र की तो आंखें थी ही नहीं, माँ ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, ये सिंबॉलिक है कि दोनों माँ बाप अंधे हो गए, है ना, उन्होंने देखा ही नहीं। और जब भी आप अपने परिवार के लिए स्टैंड नहीं लेते तो बाहर के लोग आकर मैनिपुलेट करते हैं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को तबाह करते हैं, है ना। आप माता पिता छोड़ो, गुरु भीष्म पितामह ने ये सब होने दिया, मतलब वो गुरु थे, है ना, वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई नहीं लिया। इनफैक्ट जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने गए युद्ध के बाद, तो भीष्म पितामह ने कहा कि यार मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चला हूं हमेशा, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और अगर गलत था दुर्योधन को तो तुमने वैसे ही मरवा दिया, बड़े आराम से उसको मौत आ गई, मुझे क्यों इस शैया पे, बाण शैया पे लटाया हुआ है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं उनको, और वो बोलते हैं कि आप गुरु थे, आपको पता था सही गलत का फर्क क्या है, लेकिन आपने स्टैंड नहीं लिया। वो तो बच्चा था, आप उसको समझा सकते थे, और अगर उस समय भीष्म पितामह खड़े हो जाते उस सभा में तो क्या ये चीज हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो जब भी बड़े अपना बड़प्पन भूलेंगे और उन चीजों पे स्टैंड नहीं लेंगे, बैठाकर बात नहीं करेंगे, देखो लोग कहते हैं कि ये भाइयों की लड़ाई थी, भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये पेरेंटिंग डिफेक्ट था। सही बात है। आपने अपने बच्चों को बिठा के बात नहीं करी, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, जो हो रहा है चलो जी देखेंगे। अल्टीमेटली उसका किसी भी घर में अल्टीमेटली उसका जो रिपरकशन है वो यही है कि घर तबाह होता है। और जहां पर भी माँ बाप अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठते हैं उस घर में महाभारत होना निश्चित है। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। मैं चाहता हूँ लास्ट में जाते हुए आप कुछ एंड में अगर बोलना चाहे तो अपनी ऑडियंस से बोल सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएं तो उनके क्वेश्चंस भी पुट अप करके आपसे पूछ सकें। जी, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी और रेकी के लिए इस मंच पर आई थी और मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को काम रहना आज की डेट में बहुत जरूरी है, जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आ सकता है। आप ध्यान कीजिए, ध्यान लगाइए, हो सके तो गीता जरूर पढ़िए। और फिर मैं वही कहती हूँ कि या तो
सूर्य हो जाइए या वो शीशा बन जाइए जिससे सूर्य की रिफ्लेक्शन आप पर आए और आपका तेज बढ़े। तो किसी ऐसे काउंसलर के पास, किसी ऐसे गाइड के पास आप जरूर जाएं जब भी फंसे, और एआई की हेल्प ना लें। मेरा पूरा मकसद इस पॉडकास्ट में आने का, जब मुझे सर ने कहा कि आपको आना है और हम एआई पे बात करेंगे, तो मैं सभी लोगों को यही बोलती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बिलीव मत करो। जो आपके अंदर इंटेलिजेंस बैठी है ना, रेकी के माध्यम से उसको जगाओ और उससे काम लेना शुरू करो। तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाओगे। So thank you so much, ma'am, for coming our show. And definitely, this is the one of the best podcasts we had done. And बहुत अच्छा लगा मुझे इस पॉडकास्ट में बात करने से। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें और लॉजिकल चीज़ें अभी भी लाइव हैं, जिंदा हैं। एंड वी आर ग्लैड कि आपने आके ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गई है एक जगह पे, जो काफ़ी टाइम तक लोग सुनेंगे, और मैं भी, आप भी, हमारे आने वाले लोग भी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो, मैम। थैंक यू, माय प्लेजर। एंड लास्ट में मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिएगा। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, रेकी और स्पिरिचुअलिटी नहीं था, ये एक सच की बात थी, लॉजिक्स की बात थी, प्रैक्टिकल की बात थी, साइंस की बात थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को पता होना ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी के सही मायने क्या है, रेकी हीलिंग कैसे काम करती है, या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या फिर महाभारत के थ्रू हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकें। सो आपके कोई भी क्वेश्चन अगर रह गए हो तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी मैम को बुलाएं तो उनसे वो सवाल पूछ सकें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो।